Hello students, welcome back to all of you in the 7th session of the chapter 3, that is measure of central tendency. Students, in last session we understand that how we can find the value of mode with the help of definition. And today we are going to understand the another method and that is known as the empirical formula. पहले क्वेश्चन ये आता है ना कि जब डेफिनेशन से ये हो जाता है तो ये एम्पिरिकल फार्मूला क्यों? तो एम्पिरिकल फार्मूला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि आप लोग डेफिनेशन वाले फार्मूला से करो तो भी चलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला से करोगे तो भी चलेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए पर्टिकुलर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर ही हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करना है। अभी यहाँ पे अगर इसको अच्छे से डिस्क्राइब करें तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास जब भी मोड फाइंड करने का आता है तो हमको डेटा में ये देखना है कि सपोज अगर मोड फाइंड करना है तो मोड हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो डेटा है वो किस तरह का डेटा है, तो डेटा दो तरीके का होता है। पहला होता है दैट इज़ वेल डिफाइंड एंड दूसरा होता है दैट इज़ इल डिफाइंड, ठीक है। अभी वेल डिफाइंड जो होगा मोड, उसके अंदर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो उसके लिए तो हम लोगों ने जैसे कल किया था दैट इज़ डेफिनेशन के ऊपर से ही हमको वेल डिफाइंड मोड के लिए मोड की वैल्यू मिल जाती है। बट क्वेश्चन में जहाँ पे मोड इल डिफाइन हो, ठीक है, तो वो इल डिफाइन के लिए हम लोग को एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और आज हमको यही एम्पिरिकल फॉर्मूला समझना है। बट अभी पहले टर्म क्या आ गई कि आप लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, जब आपका मोड इल डिफाइन होगा तो ये पता कैसे चलेगा कि मोड इल डिफाइन है कि वेल डिफाइन है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पहले इल डिफाइन मोड होने के जो कंडीशन है वो पांच कंडीशन समझ लेते हैं, ठीक है। और तब हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये 5 कंडीशन आए तब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर ये 5 कंडीशन नहीं है मतलब कि आपका मोड कैसा है, वेल डिफाइन, आपका मोड कैसा है, वेल डिफाइन। और तब हम लोग उसको डेफिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको आज के सेशन में पढ़ना क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ने के लिए हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वेल डिफाइन है कि इल डिफाइन है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग डायरेक्टली जाते हैं स्लाइड के अंदर जिसके अंदर हम लोग पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है। बेसिकली जो डेफिनेशन के थ्रू डेफिनेशन की जो लिमिटेशन थी उसको रिमूव करने के लिए कार्ल पियर्सन ने एक रिलेशन क्रिएट किया बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। उसकी वैल्यू को एग्जामाइन किया और उन्होंने एक रिलेशन निकाला दैट इज़ कि हम लोग अगर ये तीन में से तीन कौन से, मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों का रिलेशन निकाला और इन तीन में से कोई भी दो आपको पता हो तो आप तीसरा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और ये रिलेशन जो है वो क्या है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, मतलब कि 3 ऑफ मीडियन माइनस 2x बार। वो आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं दैट मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग को मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये फॉर्मूला से मोड फाइंड करना है तो पहले आपको मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्स बार मतलब कि मीन फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हम लोग क्या फाइंड कर पाएंगे, ये रिलेशन के थ्रू मोड भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज़ कब करना है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब आपका जो मोड है वो कौन सा होगा, इल डिफाइन, मतलब कि अच्छे से डिफाइन हुआ होगा नहीं। आप लोग क्वेश्चन देख के डायरेक्टली उसके अंदर यही मोड है ऐसा बता पाओगे नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं वो किस हिसाब से आता है। तो सबसे पहले मैंने इसे बताया कि इल डिफाइंड मोड के 5 कंडीशन है, उसमें से फर्स्ट कंडीशन क्या है, ईच ऑब्जर्वेशन अपीयर जस्ट वंस इन अ रो डेटा, मतलब कि सारे ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक एक बार ही आ रहे हैं। मोड का नॉर्मली क्या होता है, मोड कैसे होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उसको मोड ले लेते हैं। बट जब हर एक नंबर एक एक बार आएगा तो वहाँ पे तो रिपीटेशन हुआ ही नहीं किसी नंबर का, मतलब कि वहाँ पे आपका मोड जो है वो इल डिफाइन है। सेकंड, मोर देन वन ऑब्जर्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर्स विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो कोई एक ही नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कोई एक ही बार रिपीट होता है, मतलब कोई एक ही नंबर हो तो वहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, मोड हो जाता है।
बट एक से ज़्यादा बार अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, मतलब कि सपोज मान लो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 7 और ये 7 टाइम्स जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है वो 3 से 4 बार रिपीट होता है, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो तीन या चार है उसका ऑब्जर्वेशन जो भी होंगे वो तो अलग अलग होंगे, तो उसमें से कौन सा है जो मोड सिलेक्ट करना वो पॉसिबल होगा नहीं। इसका मतलब कि वहाँ पे हमारा जो मोड है वो क्या हो जाएगा, इल डिफाइन। वैसे ही थर्ड है द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ क्लासेस ऑफ अनइक्वल लेंथ, कि जहाँ पे कंटिन्यूस क्लासेस हो वहाँ पे लेंथ जो है वो अलग अलग हो। कैसे अलग अलग, वो यहाँ पे समझ लो, जैसे कि पहला क्लास है 1 to 10, दूसरा क्लास जो है वो है 11 to 30, तीसरा क्लास है 30 to 40। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि पहले क्या था, 10 का क्लास लेंथ है, उसके बाद कितने का है 20 का है, उसके बाद वापस कितने का आता है 10 का। तो यहाँ पे जो क्लास लेंथ है वो हर वक्त चेंज होती जाती है, ठीक है, मतलब कि अनइक्वल है इन शॉर्ट। तो जहाँ पे अनइक्वल क्लास लेंथ होता है वहाँ पे आप लोग मोड जो है वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि इल डिफाइन है। फोर्थ वन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ डिस्क्रीट एंड द रेस्ट इज कंटिन्यूअस। अभी इसमें कैसा होता है कि डिस्क्रीट मतलब क्या होगा, जैसे कि 1 और नीचे उसका फ्रीक्वेंसी दिया होगा, सपोज हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देन 5 के लिए हमारे पास होगा यहाँ पे 10 एंड 3 के लिए यहाँ पे है 7। ये कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट। एंड उसके बाद सपोजली स्टार्ट ऐसे हो जाता है 5 to 10, 10 to 15 और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है। तो ये कैसा डेटा है, ये पूरा एक साथ में ही दिया होगा आपको क्वेश्चन में, पर इसमें अगर हम लोग देखें तो आधे डेटा, मतलब कि ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये कौन सा है, डिस्क्रीट डेटा है, जबकि यहाँ पे कौन सा है, कंटिन्यूस। मतलब हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो डेटा आपको दिया हुआ है मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है, मतलब कि हाफ पार्ट डिस्क्रीट है एंड हाफ पार्ट जो है वो कौन सा है, कंटिन्यूस। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो डेटा आपको दिया हुआ है वो कैसा है, कि जिसके अंदर मोड जो है वो इल डिफाइन होता है। नेक्स्ट, द राइट और लेफ्ट एंड ऑफ द कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू एक्सटेंडेड। अभी इसका थियरिकल मतलब कुछ अलग है, उसको प्रैक्टिकल समझना कुछ अलग है। प्रैक्टिकल समझ लो आप लोग कि सपोज मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो उसके स्टार्टिंग में या तो एंड में दिखाई दे, तो इसको हम लोग इल डिफाइन मोड गिनेंगे। यहाँ पे कहीं पे हो तो कोई इशू नहीं है, बट कहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, एंड पे। अभी एंड दोनों तरफ भी होते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसलिए लिखा है द राइट और लेफ्ट एंड ऑफ द कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू एक्सटेंडेड। मतलब कि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर या तो एंड के अंदर अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम लोग को क्या मान लेना है, इल डिफाइन मोड, और जहाँ पे इल डिफाइन होगा वहाँ पे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये खास ध्यान रखो, आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ द distribution or at the end of the distribution if we find the highest frequency it means there is a ill defined mode and we have to use the empirical formula for that. clear? okay, मूव करते हैं नेक्स्ट में। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले देखना है अच्छे से, ठीक है, और फिर हम लोग को उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इज डिलीवरी वॉज नोटेड फॉर अ सर्टेन होलसेलर एज फॉलो, फाइंड द मोड फॉर दिस टाइम। यहाँ पे अगर पहले तो आप लोग ये देखो कि आपको जो ऊपर जो दिया हुआ है वो सारे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, मतलब कि क्लास लेंथ सबका इक्वल ही है। अच्छा, नीचे फ्रीक्वेंसी देखोगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पे दिख रही है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये 7 और यहाँ पे भी 7, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका इल डिफाइंड मोड है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड मोड है नहीं, वेल डिफाइंड मोड होता है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही बार आती। इसका मतलब कि इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा कौन सी मेथड से, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से करना है तो हमको पहले मीन भी फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा, एंड उसके मीन एंड मीडियन के जो वैल्यू मिलेगी उसको यूज़ करके हम लोग मोड की फॉर्मूला भी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ठीक है। सो वी कैन सी दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 विच अपीयर्स फॉर 2 classes, hence we shall use empirical formula for the finding of modes.
सो यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो जो डेटा हम लोग को 2 कॉलम में दिए वो लिख दिए। सो ये कॉलम जो है हमारी दैट इज़ टाइम एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो हमको क्वेश्चन में से मिल जाती है, बट क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम क्लास में दिया है उसकी मिड वैल्यू हम लोग बना लेते हैं एक्स। ठीक है, अभी डी कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज एक्स माइनस ए अपॉन सी, ये हम सब लोग ऑलरेडी आगे सीख चुके हैं। ठीक है, सो एक्स माइनस ए अपॉन सी, तो आपको क्या मिल जाता है डी, एंड एफ मतलब सेकंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम दैट इज डी, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एफ डी। एंड अगर क्योंकि मीडियन फाइंड करना है इसके लिए हमको कंपलसरी क्या रखना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइज ये सारी पोजिशनल एवरेजेस है, एंड पोजिशनल एवरेजेस के अंदर आपको जब भी डेटा, चाहे वो कंटिन्यूस डेटा हो चाहे वो डिस्क्रीट हो, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी ही पड़ती है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आपने एफ डी फाइंड कर लिया, आपने सी एफ फाइंड कर लिया, अभी इसके बेस के ऊपर आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को अभी रिक्वायरमेंट होगी मीन एंड मीडियन फाइंड करने की। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मीन फाइंड किया, मीन की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 37.5, सिग्मा एफ डी तो उसकी वैल्यू कितनी आई 6 अपॉन एन इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 35। वो कैसे पता चलेगा, तो जितने भी फ्रीक्वेंसी इसका टोटल कर दो तो आपको एन मिल जाता है। एंड जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो ना, तो लास्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या दिखाता है, वो भी एन ही दिखाता है। ठीक है, सो एन इज इक्वल टू 35 इंटू सी मतलब कि क्लास लेंथ, यहाँ पे आप लोग क्लास लेंथ देखोगे तो सब में कितना है 5। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास लेंथ कितना लिखा 5। अभी यहाँ पे 37.5 प्लस 6 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड 30/35, इसको सॉल्व किया तो फाइनली आपको जो आंसर है वो कितना आता है 38.36। ये किसकी वैल्यू आई, मीन की। अभी हमको और एक फाइंड करने जाना पड़ेगा दैट इज़ मीडियन। ठीक है, सो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कंटिन्यूस डेटा के लिए, तो पहले तो क्लास फाइंड करो दैट इज़ क्लास कंटेनिंग n/2 द ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो मिलता है आपको 17.5 ऑब्जर्वेशन। अभी 17.5 जैसे ही मिले आपको क्या देखना पड़ता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आप ये बताओ कि 17.5 कौन से क्लास में आएगा, तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है कि 2 तो 17.5 से कम है, 7 भी कम है, 14 भी कम है, 19 17.5 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि हम लोगों को जो क्लास सिलेक्ट करना है वो ये होगा। ठीक है, 35 to 40। अभी इसमें क्लास क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि क्लास में जो आपने सिलेक्ट किया है उसी के बेस के ऊपर हम लोग मीडियन भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला जो है वो अभी चेक कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला हमारा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। अभी एक बार आपने क्लास फाइंड कर लिया, उसके बाद जो एल जो होता है वो क्या होता है, जो भी क्लास आपने सिलेक्ट किया है उसकी लोअर बाउंड्री, n/2 की वैल्यू तो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर ही ली होती है। ठीक है, दैट इज 7.5। सी एफ जो है वो क्या दिखाता है, आपने जो क्लास सिलेक्ट किया है उसके प्रीवियस जो भी क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड एफ जो है वो आपके मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास लेंथ दैट इज 5। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आंसर मीडियन का कितना आएगा 38.5। अभी यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आ गई, मीन के भी वैल्यू आ गई, मीडियन के भी वैल्यू आ गई। तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला से उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको तो फाइंड मोड करना है ना। तो मोड बराबर क्या आएगा 3m माइनस 2x बार, मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अभी उसके अंदर मोड की वैल्यू एंड मीडियन की वैल्यू एंड x बार की वैल्यू रखते जाएंगे, तो फिर हम लोग को मोड का जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 38.78 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका मोड जो है वो इल डिफाइंड भी होगा तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ विजिट्स टू द डेंटिस्ट ऑफ द पर्सन्स हैविंग टूथएच, फाइंड द मोड फॉर द नंबर ऑफ विजिट्स। अभी यहाँ पे देखते ही क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसके तो मोड इल डिफाइन ही है। क्यों, क्योंकि ये मिक्स फ्रीक्वेंसी दिखाता है। ये 3 किस तरह के डेटा है, तो डिस्क्रीट डेटा है, जबकि यहाँ पे 3 जो है वो किस तरह के डेटा है, ये कंटिन्यूस डेटा है। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि मिक्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे। और जब भी मिक्स फ्रीक्वेंसी होता है हम लोग वहाँ पे
समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो मोड है वो इल डिफाइन है, मतलब कि आपको इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मोस्ट IMP हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि ऐसे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन वो समझ में आ गया, वैसे जैसे मैं लास्ट टाइम किया था, क्योंकि अभी इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर से आपको मीन एंड मीडियन फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो डेटा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में वो डेटा लिख देते हैं। ठीक है, देन अभी यहाँ पे पहले मिड वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे तो कोई इश्यू है नहीं, तो उसका तो 1, 2 एंड 3 जैसे वैसे रख देंगे। बट 4 to 7 मतलब क्या करेंगे, 4 + 7 डिवाइड बाई 2, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 5.5। वैसे ही 7 + 10 डिवाइड बाई 2, तो वो कितना आएगा 8.5, एंड 10 + 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 12.5। तो इस तरीके से हम लोग को ये सारे डेटा मतलब कि उसकी मिड वैल्यू मिल जाएगी। याद रखो कि जो डिस्क्रीट डेटा है वो वही का वही नंबर उसका क्या हो जाता है मिड वैल्यू, बट जहाँ पे कंटिन्यूस डेटा होते हैं वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, उनका लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट का एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो थर्ड कॉलम क्लियर होगी। फोर्थ कॉलम में करना क्या है, f × x, तो आपके पास फोर्थ कॉलम भी आ जाएगी। एंड फिफ्थ कॉलम के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हर एक क्वेश्चन में आएगा जहाँ पे मीडियन आएगा। ठीक है, क्योंकि चाहे मीडियन हो, चाहे वो कोई भी पोजिशनल एवरेज हो, लाइक परसेंटाइल हो, डेसाइल्स हो या क्वार्टाइल्स हो, तो उसके लिए भी हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ। पहले फ्रीक्वेंसी कौन सी है 7, 7 के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे 11, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 18, 18 के अंदर क्या ऐड करेंगे 18, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 36, 36 + 9 45, 45 + 4 49, 49 + 1 50। ठीक है, और हमारा एन भी कितना है 50। ये याद रखो, आपका जो टोटल सिग्मा एफ है या एन की वैल्यू है उतना आपका यहाँ पे लास्ट में टोटल हो जाना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्लियर, ओके। सो ये कॉलम बना ली। ये कॉलम बनाया क्यों हम लोगों ने, ताकि हम लोग मीडियन एंड मीन फाइंड कर सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीन फाइंड कर लेते हैं। x = सिग्मा fx/n, तो 179/50 बराबर कितना आंसर आता है 3.58। तो ये हम लोग को क्या मिल गया मीन। अभी जाते हैं मीडियन में, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो हाफ कंटिन्यूस है और हाफ कैसा है डिस्क्रीट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो कंटिन्यूस का लगाया पहले। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ द n/2 ऑब्जर्वेशन, सो वैल्यू ऑफ 50/2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 25th। सो it can be known from the cumulative frequency that 25th observation has value 3। ठीक है, तो 25th ऑब्जर्वेशन देखा तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 3, तो यहाँ पे मीडियम बराबर कितना हो जाता है 3। ठीक है, अभी ये कैसा है वो जरा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 25th बोला है यहाँ पे, तो 25th इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, 7 छोटा है, 18 छोटा है, 36 जो 25 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो हमको दिख रहा है वो क्या है उसका मीडियन। ठीक है, क्योंकि ये डेटा कौन सा है डिस्क्रीट डेटा है। अगर कंटिन्यूस होता तो वापस और फॉर्मूला आता। ठीक है, ओके, चलो, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मीडियन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3, मीन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3.58। अभी क्या करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 3m - 2x बार। सो 3 × 3 फॉर मीडियन -2 × 3.58 फॉर x बार। सो यहाँ पे 3 × 3 = 9 एंड 2 × 3.58 = 7.16। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.84। तो इस तरीके से जो डेटा इल डिफाइंड भी है, इल डिफाइंड मोड रखता है, उसके लिए भी हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू मोड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको लेके शॉर्ट सम्स के अंदर या तो फिर MCQ के तौर पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको ज़रा याद रखना है हमको कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल हो, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन एक ही वैल्यू वाले हो, इन दैट केस आपके सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसका आंसर भी इक्वल ही होगा। चाहे आप x बार फाइंड कर लो, चाहे मीडियन फाइंड कर लो, चाहे मोड फाइंड कर लो, चाहे जियोमेट्रिक मीन फाइंड कर लो, चाहे आपने वेटेड मीन फाइंड कर लो, आप सबका जो आंसर है वो कैसा आएगा सेम आएगा। बट कौन सी कंडीशन के अंदर, जब सारे ऑब्जर्वेशन कोई एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो तो। वैसे ही अगर हमारे पास जो डेटा है वो डेटा
उसकी लेफ्ट एंड उसकी राइट साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों तरफ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इन दैट केस योर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम ओ। इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में। If the variable is multiplied by a non-zero constant b and a constant is added to it, we get a variable y is equal to b x plus a। मतलब कि अगर कोई हमको y की वैल्यू फाइंड करने को बोले और x की वैल्यू आपके पास हो, तो कोई कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट b के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड ए के साथ उसको प्लस करने से आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे आपके y की वैल्यू कैसे फाइंड की, b के मल्टीप्लाई किया x के साथ और a को प्लस किया, वैसे ही अगर हम लोग को y बार फाइंड करना है तो क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई एंड a को प्लस, बस किसके साथ, x बार के साथ। अगर y फाइंड करना है तो bx प्लस a, बट अगर y बार फाइंड करना है तो bx बार प्लस a। वैसे ही मीडियन अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ y की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे y का मीन फाइंड किया, अभी यहाँ पे y का मीडियन फाइंड करते हैं, तो भी वही b के साथ किसको, जैसे यहाँ पे x के मीन को मल्टीप्लाई किया b के साथ, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, x के मीडियन को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, क्या फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द मीडियन ऑफ y। वैसे ही मोड ऑफ y अगर फाइंड करना है तो वही मल्टीप्लाई करना है b के साथ, पर किस क्या करेंगे, मोड ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सम्स में बहुत बार इसको रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। ये एक बार अच्छे से समझ लेना, उसी के बेस के ऊपर कुछ हम लोग को शॉर्ट सम्स अभी देखने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, द मीन ऑफ वेरिएबल x इज 25, फाइंड द मीन ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन बाय फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम x देन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है, उसका मीन आपको दिया हुआ है 25, हमको फिर से उसका मीन फाइंड करना है। किस तरीके से करना है कि पहले उसमें से 3 माइनस करो एंड उसको डिवाइड करो 2 से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले तो बेसिकली जो फॉर्मूला था हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आपको क्या करना है, x में से 3 माइनस करने और उसके बाद क्या करना है, डिवाइड में 2 करना है। बट हम लोग हमारे पास x बार, हमको y बार फाइंड करने को बोला है, मीन ऑफ y फाइंड करने को बोला है, तो हम लोग y बार जब करेंगे तो वहाँ पे भी वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, x की जगह पे x बार की। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देख लो फॉर्मूला ये हमारा, दैट इज़ y बार इज इक्वल टू x बार माइनस 3/2, ठीक है। सो x बार आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ 25 एंड माइनस 3/2। सो 25 में से 3 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 22 एंड 22/2 करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 11। तो इस तरीके से हम लोग मीन ऑफ y फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज d इज इक्वल टू 50 माइनस 2p एंड मीडियन ऑफ प्राइस p इज इक्वल टू 11। अभी हमको इसके ऊपर से मीडियन ऑफ डिमांड फाइंड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस का फंक्शन दिया उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख दो। तो p बराबर यहाँ पे जो डिमांड का फंक्शन है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, दैट इज d इज इक्वल टू 50 माइनस 2p और उसमें p की वैल्यू कितनी है 11, तो वहाँ पे 11 रख दो। सो 50 माइनस 2 इंटू 11 दैट इज 28, मतलब कि मीडियन ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा 28। क्लियर, ओके। द लास्ट वन इज द मोड ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ₹8,500। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड जो है वो 2% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी है, ठीक है। तब ये अमाउंट कितना होगा, तो सिंपली हम लोग क्या किया, अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड इज इक्वल टू 2% मल्टीप्लाई x, मतलब कि 0.02x हुआ, क्योंकि 2% का मतलब क्या होता है 2/100। 2% का मतलब क्या होता है 2/100, और अगर इसको मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखूँ तो क्या हो सकता है 0.02, ठीक है। तो मैं 2/100 लिखूंगा तब भी आंसर वही आएगा, और 0.02 लिखूंगा तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने 0.02, क्योंकि यहाँ पे मोड फाइंड करना था तो हमने क्या किया 0.02 इन ब्रैकेट मोड ऑफ x। सो 0.02 इंटू मोड ऑफ x यहाँ पे दिया हुआ है 8,500
उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 170, मतलब कि मोर फॉर द अमाउंट डिडक्टेड फॉर वेलफेयर फंड इज ₹170। इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो फ़ोन करके बता सकते हो, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स विच वी हैव डन टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।